आज चाटुकारिता का नंबर एक स्तंभ है। सिर्फ वो तलवे चाटने में लगा हुआ सरकार की, न कभी बेरोजगारी के ऊपर में बात करता है, न गिरती हुई जीडी के ऊपर में बात करता हुआ है, न युवाओं के टूटते हुए सपनों के ऊपर में बात करता है। वो सिर्फ चुनाव की बात करता है, एक जवान सेना की भर्ती में जाने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन वो ये खबर कभी नहीं बनाता कि 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। जैन साथियों, जो भर्ती हो गए हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। अभी आपने देखा होगा, चाहे उदयपुर हो, चाहे आपका अजमेर हो, चाहे इंडिया के बहुत सारे ऐसे सेंटर हो जहाँ की मेडिकल की प्रक्रिया पार हो चुकी है और उनका रिटन एग्ज़ाम बाकी है। तो वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिटन एग्ज़ाम कब होगा। उसी प्रकार पूरे ऑल इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है या जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, या बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो 3 साल से इंतजार करते करते आज वो ओवरेज हो चुके हैं और इस आस में है कि गवर्नमेंट क्या उनको 2 साल की छूट देगी या नहीं देगी। तो आज का वीडियो में आप लोगों से बिल्कुल दिल की बात करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं मन में बहुत पीड़ा है कि हम सोचते हैं कि जब हमारा जो चैनल है आप लोगों को आर्मी ट्रेड के बारे में बताने का है, और जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम सोच रहे हैं यार बनाने का क्या मतलब है जब भर्तियां ही नहीं आ रही, या जब हम लोग बोल रहे हैं कि यार शायद गवर्नमेंट छूट दे दे। वो इसलिए नहीं बोलते कि यार गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है या हम किसी पक्ष या विपक्ष को पसंद करते हैं। हमें आज भी भरोसा है कि इन नेताओं की इंसानियत जागेगी। एक पक्ष वाला उसको पहले खुद आगे बढ़ के ये चीज़ करना चाहिए कि कोविड के कारण जहाँ पूरे देश में भर्तियाँ नहीं हो पाई, उन्हें बिना कुछ बोले उन्होंने अभी तक उसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी कि 2 साल की हर ट्रीटमेंट छूट दी जाए। मैं कह रहा हूँ 2 साल ही क्यों, कोविड 2019 से आ गया था। आपने देखा होगा पूरे मार्च लास्ट के बाद में अप्रैल से पूरा अपना इंडिया बंद हो गया था। उससे पहले जहाँ जिस स्टेट की भर्तियां आनी थी उस सीआरओ की भर्तियां नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ 2 साल क्यों, 3 साल से पूरा विश्व परेशान है। और आज कई युवा ऐसे हैं जब लिखते हैं सर हमारा तो अब जीने का ही तमन्ना नहीं है, या हमारा तो अब कुछ मतलब सारे सपने हमारे खत्म हो गए, हम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन युवाओं की, अगर इनकी दर्द की पुकार ये नेता नहीं सुनेंगे तो ये अंतिम अपने पड़ाव में सारे कीड़े पड़ के मरेंगे। इन लोगों को एक एक बच्चों के अभिभावकों का पाप लगेगा, इन लोगों को एक एक बच्चों को जो टूटते हुए सपने हैं उनका पाप लगेगा इनको। आज भले आप सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे आपके कितने परचम लहरा रहे हो, यकीन मानिए कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन आपको अपनी कथनी और एक दिन आपको अपनी करनी का हिसाब इसी धरा पे देना होगा। आज आप कितने जुमले बोल रहे, कितने झूठ बोल रहे, याद रखिएगा ये विधाता की लेख है। इसकी जो आवाज़ आती है वो कलम पे नहीं, वो इंसान के शरीर पे दिखती है। और मैं बिल्कुल दिल से बोलता हूँ कि आज मैं नेताओं से, हमारा किसी पार्टी से ना कोई लेना ना देना। मैं बस ये जानता हूँ जिस प्रकार हमने इंडियन आर्मी की भर्ती की तैयारी करी, मैं खुद 4थी भर्ती में भर्ती हुआ बंदा हूँ। मुझे पता है कि एक भर्ती में भर्ती नहीं होने का सपना टूटना क्या होता है, क्या उस बंदे पे गुजरती है। कम से कम हमें तो एक चीज़ का तो सेटिस्फेक्शन था कि चलो यार हमारा मेडिकल में रह गया था या हमारा रिटर्न में रह गया था, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको कि अवसर ही नहीं मिला, उन बच्चों के माता पिताओं के सपनों को क्या, जो कि अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में आने के लिए सोचते हैं कि हम अपने बेटे को या अपने लाल को इंडियन आर्मी की ऑलिव ग्रीन या कॉम्बैट ड्रेस में देखेंगे। आज तमाम प्रकार की वीडियो बन रही है कि इंडियन आर्मी ने अपने ड्रेस में फॉर्मेट में बदलाव किया। बच्चे सवाल पूछते हैं सर ये वर्दी मैं कब पहनूंगा। आज कोविड के कारण पूरा विश्व ठप है। आज भी मुझे लगता है, मैं खुद शायद कोविड पॉजिटिव हूँ, अपने आप को मैंने क्वारंटाइन कर रखा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार क्या अगर हम क्या इस कोविड का बहाना मार के क्या हम अपनी जो नैतिक चीज़ें हैं उसको नहीं कर पाएंगे क्या। कोविड तो देखो, बीमारियां सर्दी जुकाम हर चीज़ पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड के कारण अगर भर्तियां रुक सकती हैं तो नेताओं की रैलियां क्यों नहीं रुक सकती। आपको पता ही होगा कि कोविड के दौर में लॉकडाउन में भर्ती हुई थी, कितनी शानदार भर्ती हुई थी। मैं उन आर्मी स्टाफ के जितने भी हमारे भर्ती टीम मेंबर थे उनका हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्या उन्होंने ज़बरदस्त भर्ती कराई। और उसी इसको इनिशिएटिव लेते हुए इंडिया में कई और भर्तियाँ भी हुई। लेकिन आज क्या हो गया है, अभी जिनका रिटर्न एग्जाम था वो पूछते हैं सर क्या होगा। हमने बोला था कि शायद 30 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन आप क्या जवाब दें। बढ़ते हुए कोरोना केस और ये सब चीज़ों के कारण जो ये रिटर्न एग्ज़ाम है वो भी अब लगता है नहीं है कि नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा अब हमारा नेतागण जाने। लेकिन नेतागण ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आर्मी भर्ती में जवानों को 2 साल की छूट दे सकते हैं। तमाम प्रकार की जो एक मीडिया पहले हमने सुना था, आपने भी सुना होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, आज चाटुकारिता का नंबर 1 स्तंभ है।
सिर्फ वो तलवे चाटने में लगा हुआ सरकार की, न कभी बेरोजगारी के ऊपर में बात करता है, न गिरती हुई जीडी के ऊपर में बात करता हुआ है, न युवाओं के टूटते हुए सपनों के ऊपर में बात करता है। वो सिर्फ चुनाव की बात करता है, एक जवान सेना की भर्ती में जाने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन वो ये खबर कभी नहीं बनाता कि 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन कोई शहीद होता है, उसकी खबर सबसे पहले दिखाता है ताकि उसको टीआरपी मिले और टीआरपी से उसको एड मिले। लेकिन ये नैतिक चीजें वो नहीं दिखाता, क्योंकि आज का मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बिल्कुल चाटुकार का पहला स्तंभ बन चुका है। तो आज अगर हम इसी प्रकार खामोश रहे तो हम ऐसे खामोश रहेंगे। और चाहे सत्ता पक्ष के मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके हमने नाम ले लिए हैं, देख भी लिया है कि सिर्फ इनका एक ही नारा है, सिर्फ खुद का विकास। नहीं तो अगर मोदी जी ने भाषण दिया था ए फोर्स आदर्श घोटाला, बी फोर्स भूपोष घोटाला, सी फॉर कॉमनवेल्थ घोटाला, ए जी 2G जीजाजी, यही सब सोच के हमने 2014 में बीजेपी को वोट दिया। आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे कि कौन नेता जेल में गया? नोटबंदी तक मैं समर्थन करता था, बताओ कौन नेता नोटबंदी में जेल में गया? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दो, मैं आपको बोलूंगा ठीक है हम उसी पार्टी को वोट देंगे। सिर्फ इन लोगों ने अपनी दुकान चमकवानी है। और मैं खुद इन नेताओं के चक्कर में, आज मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं अपने परिवार से भी खुद मतलब मेरे इतने खतरनाक मतभेद हो चुके हैं। एक दिन टीवी देखते देखते आज मेरे ससुर जी और मेरी 6 महीने से बात नहीं हो रही, सिर्फ जी टीवी के चक्कर में। मेरी साली और मेरी बात नहीं हो रही, सिर्फ मोदी जी के पंजाब विजिट के दौरे से। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे एक कारण बता दें कि मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं उनमें खूबियाँ ढूंढना, मुझे बेरोजगारी के ऊपर बता दो, मुझे गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बता दो। बोला कि फ्री के सिलेंडर मिलते हैं। मैंने कहा सिलेंडर का रेट पता है आपको? पहले क्या थे अब क्या है पता है आपको? मैंने कहा प्लीज़ पहले पूरा चीज़ चेक कर लें और उसके बाद बोले। बोला आज किसी नेताओं के बच्चे देखे आपने आगे बढ़ते हुए? मैंने कहा बिल्कुल देखें, ज़्यादा ना कहूँ तो मैंने कहा आप BCCI में झांक लीजिए, और ज़्यादा ना कहूँ तो नोएडा में कौन आपके विधायक कौन बनने वाले हैं या कौन पर्चा भर रहा है वो आप चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि विपक्ष बहुत अच्छा है, हम विपक्ष से परेशान थे इसलिए तो हमने 2014 में मोदी जी को वोट दिया। तो लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि आपने क्या किया। आपसे हमें एक ही अपेक्षा थी कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर में डालेंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर डाला? बल्कि आज तो लोग मतलब अब कभी बातें होती तो बस यही याद आता है, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी। एक पार्टी बोलती है कि इन्होंने लोन दिया, दूसरी पार्टी बोलती है कि वो बोलते हैं कि इनके राज में वो भाग गए। तो कौन जिम्मेदार है सर? क्यों जनता का मजा ले रहे हैं, क्यों बेरोजगारों का मजा ले रहे हैं? इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था में कौन बोलेगा? बेरोजगारी की इस बढ़ती हुई मतलब ये शायद मेरे ख्याल से 45-50 साल के सबसे बुरे दौर में बेरोजगारी चल रही है, इस पर कौन बोलेगा? एक आम आदमी का क्या होगा? बस उसके दिमाग में बस हिंदू मुस्लिम बस यही चीज़ डाला जाता है ताकि वो मेन मुद्दों से भटक के सिर्फ अंधभक्ति में या चाटुकारिता में लगा रहे। तो आज आपको जागना होगा, मुझे जागना होगा। आज ये मेरा सिर्फ एक मुद्दा था कि आप लोगों से दिल की बात कहने का। मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं अपने देश की गवर्नमेंट में हम गर्व करें। लोग बोलते हैं कि उन्होंने कसम खाई थी, सौगंध दी मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोदी जी देश इंच भर भी बिक जाए, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है, आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना करें। आप तो बस सरकारी कंपनी ना बेचें, आप तो बस हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को ना बेचें सर, बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ज़्यादा ना कहते हो, मैं अपनी बातों को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं, नहीं तो आज इस बेरोजगारों के बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे सारे सगे संबंधी मेरे से रूठ जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है मेरे अपने देश के एक हम नागरिक हैं। ऑलिव ग्रीन का राशन खाया है, शायद मरेंगे तो भी एक फौजी कहलाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है अपने देश के लिए मरना मिटना। और अब रिटायरमेंट हो चुके हैं तो अपने देश के हक के लिए बात करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। किसी को बुरा लगे, मेरे परिवार में भी किसी को बुरा लगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे रिश्तेदार अगर उनको लगता है कि हाँ उनके बारे में बोल के अगर वो रूठे हैं तो रूठते रहे, मेरा वादा है उनको मैं कभी नहीं मनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।